Hello guys, welcome to our classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही डिफिकल्ट और लेंदी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है, दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जो स्टूडेंट्स को काफी टफ भी लगता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट ट्रेड है क्या। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उस ट्रेड में चले जाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि कोई भी कंट्री अपनी जरूरतों को खुद नहीं पूरा कर सकती। जैसे कोई भी इंसान अपनी सारे काम खुद नहीं कर सकता, उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड से हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली हर कंट्री अपनी जरूरत के प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके पास कुछ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए दो कंट्री हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब कंट्री ए में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वीट बहुत ज्यादा उगता है। अगर मान लीजिए 1000 क्विंटल वीट उगता है तो उनकी कंट्री की डिमांड सिर्फ 800 क्विंटल है, तो 200 क्विंटल जो है वो एक कंट्री में सरप्लस है। अब कंट्री ए को दालों की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन कंट्री ए में दालें बहुत कम है। अब कंट्री बी की अगर बात करी जाए तो उसमें 1500 क्विंटल दालें उगती हैं और उनकी कंट्री की डिमांड सिर्फ 1000 क्विंटल दालों की है, राइट। अब यहाँ पे 500 क्विंटल दालें सरप्लस हैं और यहाँ पर 200 क्विंटल वीट सरप्लस है। प्रॉब्लम क्या है कि इसको दालों की जरूरत है और इसे वीट की जरूरत है। तो अब एक दूसरे को कॉपरेट कर कर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उसे ही बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। यानी जब आप अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर जाकर, ओवरसीज जाकर एक दूसरे को कॉपरेशन करते हैं और एक अपना सरप्लस गुड्स जो आपके पास एक्स्ट्रा है उससे दूसरी कंट्री को बेचकर उनकी जरूरत को पूरा करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब ये एक कंट्री क्या करेगी, इसके पास 200 क्विंटल जो है वीट एक्स्ट्रा है वो कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर देगी, राइट। और कंट्री बी के पास जो 500 क्विंटल दालें एक्स्ट्रा हैं, इनके पास जो सरप्लस है वो यहां से इंपोर्ट कर लेगी। दिस बिजनेस इज नोन एज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिकली जब कंट्रीज एक दूसरे को अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे को मदद पहुंचाती है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो अभी फिलहाल हम इसमें बात करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड की। इट रेफर टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री टू द अदर मार्केट अब्रॉड। तो अगर हमने यहां से 200 क्विंटल जो वीट है वो कंट्री बी को बेचा, दैट इज व्हाट एक्सपोर्ट ट्रेड। तो आपकी होम कंट्री में ये वीट प्रोड्यूस हुआ था, 200 आपके पास क्विंटल एक्स्ट्रा था। ये जरूरी है कि पहले आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री की नीड पूरी करें। हमेशा जो एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं कि आपकी कंट्री की डिमांड पूरी नहीं हो रही और आप बाहर भेज रहे हैं, उसे सही इंटरनेशनल ट्रेड नहीं बोला जाता। तो इट रेफर टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री टू द अदर मार्केट अब्रॉड। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1000 क्विंटल बना सकते हैं लेकिन आपकी मार्केट में सिर्फ 800 क्विंटल बिकेंगे, तो 200 क्विंटल तो बर्बाद हो जाएंगे। और आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप 1000 क्विंटल बना सकते हैं, तो आप एक काम करिए, 200 क्विंटल क्या कर सकते हैं, आप बाहर बेच सकते हैं। तो दैट इज व्हाट एक्सपोर्ट ट्रेड। और जो यहाँ पर सेलर है, जैसे कि ए कंट्री है, यहाँ पर सेलर कंट्री हो गई, और जो बी कंट्री है यहाँ पर बायर कंट्री हो गई। तो एक्सपोर्टर जो सेलर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो इंपोर्टर होता है वो बायर होता है, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपोर्ट ट्रेड का, तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, हम उतना ही एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को भेजना। तो हमने यहाँ 1000 क्विंटल वीट उगाया था, जिसमें से हमारी डोमेस्टिक कंट्री की नीड सिर्फ 800 थी, तो 200 क्विंटल जो था सरप्लस था। इस सरप्लस को हमने क्या करा, जिस कंट्री को नीड थी उसको हमने भेज दिया। दैट इज व्हाट टू सेल सरप्लस गुड्स। इसका फायदा क्या होगा, देखिए, एक तो हमारे यहाँ जो रिसोर्स थे वो 1000 क्विंटल बना सकते थे, लेबर, पैसा, गुड्स सब था हमारे पास, तो 1000 क्विंटल हम बना सकते थे। अगर हम नहीं बनाते तो अपने रिसोर्सेज की बर्बादी करते। तो अब क्या हुआ, हम 1000 क्विंटल बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है हमारे रिसोर्स बर्बाद नहीं जा रहे। अगर 1000 क्विंटल गेहूं उग सकता है, हमारे फार्मर 1000 क्विंटल गेहूं उगा सकते हैं, तो 1000 क्विंटल गेहूं उग रहा है और उसमें से 800 क्विंटल डोमेस्टिक कंट्री में रह रहा है और 200 क्विंटल जो है बाहर जा रहा है। तो पहली बात, आप अपना सरप्लस गुड्स भेजते हो, एक फायदा, भैया अपनी पहले जरूरत पूरी करी, पहले अपना पेट भरा फिर दूसरे को दिया। फिर सेकेंडली, इससे आपका जो रिसोर्स है वो बर्बाद नहीं हो रहा, आपका जो लेबर है, जो फार्मर है, उनका जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होगा। तीसरा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, जो कि आपकी कंट्री के लिए जरूरी होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट आप सुनते होंगे, $1 50 रुपए का हो गया, $1 70 रुपए का हो गया।
तो जितना डॉलर आपकी कंट्री में आएगा, जितनी फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में आएगी, उतना आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, जो कि हर कंट्री चाहती है। तो इससे आपका तीसरा बेनिफिट यानी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। अब जब आपके देश के लोग अपने देश के लोगों के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे और बाहर के देश के लोगों के लिए भी, तो अब ये 200 क्विंटल वालों को क्या मिला, इनकम भी जनरेट हो गई। नहीं तो ये 200 क्विंटल नहीं बिक पाता और उनकी इनकम बर्बाद हो जाती। तो आपके देश की नेशनल इनकम भी बढ़ जाती, लोगों के पास पैसा आएगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, तो इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई। गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है क्योंकि जो एक्सपोर्ट होगा उस पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को कलेक्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ता है, जिससे जो वॉर की चीजें होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। अब अगर ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ अनबन अनबन चलती रहती है, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। जनरली आप ऐसे इंसान से लड़ना कम पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करता है, डरते हैं कि कहीं इससे लड़ाई हो गई तो भाई अपना नुकसान हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात ऐसी है, दो कंट्री के बीच में आपस में कॉपरेशन जो है वो बढ़ जाता है जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, जब कोई भी होम कंट्री अपने पास जो प्रोड्यूस होता है उसमें से सरप्लस पार्ट किसी दूसरी नीडेड कंट्री को भेज देती है, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट से आप एक्सक्लूडेड वर्ड भी याद रख सकते हैं कि आपकी कंट्री से जा रहा है, ठीक है ना। और इंपोर्ट का मतलब होता है इन, यानी आपकी कंट्री में आएगा कुछ सामान। एक्सपोर्टर कौन हुआ, जो कंट्री से माल भेज रहा है, यानी होम कंट्री का प्रोड्यूसर जो माल को बना रहा है, सेलर। और जो दूसरी कंट्री में बाय कर रहा है उसको, उसे हम बोलते हैं इंपोर्टर। फायदे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपोर्ट ट्रेड का, एक तो आपका सरप्लस गुड बिक जाता है, वेस्ट नहीं हुआ। दूसरा, आपके रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, आपके पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी, आपके लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम आएगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट को भी फायदा होता है क्योंकि कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट होती है। इसके अलावा एक दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है, एक दूसरे के साथ जो सहयोग है वो बढ़ता है और एक दूसरे में पीस भी बना रहता है, राइट। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब हमारे प्रोसीजर का पहला पार्ट क्या है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। तो एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे, अगर समझा ध्यान से होगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो हेडिंग्स याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी, उसके बाद अंदर का मैटर समझना जरूरी है। तो पहला है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, जो इंपोर्टर है, यहां पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया को एक्सपोर्टर समझ रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा एक्सपोर्टर है और अमेरिकन जो है यहाँ पर हमारा इंपोर्टर है। इज इट ओके, अमेरिकन पर्सन हमसे माल मंगवा रहा है, हैंडीक्राफ्ट का सामान मंगवा रहा है, मान लीजिए हैंडमेड बैग्स बनवा रहा है, कुछ भी चीज है, और हम इंपोर्टर हैं, सॉरी हम एक्सपोर्टर हैं, इंडियन पर्सन एक्सपोर्टर है, यानी हमारी होम कंट्री, हम यहां से हैंडमेड बैग्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन इंपोर्टर को। तो जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, जो अमेरिकन बंदा है, इसने इंक्वायरी भेजी डिफरेंट एक्सपोर्टर्स को, इंडिया में जो एक्सपोर्टर्स हैं, कि आप मुझे अपने बैग्स की क्वालिटी, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन, मुझे बैग्स चाहिए, तो वो अपनी इंक्वायरी भेजेगा, यानी क्वेश्चंस भेजेगा। तो जो प्रोस्पेक्टिव बायर बोलते हैं इसको, है ना। प्रोस्पेक्टिव बायर क्यों, क्योंकि अब ये खरीदा नहीं है इसने सामान, ये डिफरेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स को अप्रोच कर रहा है कि आप मुझे पहले अपना डिटेल भेजिए। तो सबसे पहले इंक्वायरी आएगी इसकी इंडिया में बैठे हुए बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के पास। अब एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इसको रिप्लाई करेंगे, उसे बोलते हैं सेंडिंग कोटेशंस। पहला पार्ट क्या हुआ, अमेरिकन जो है उसने इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स को क्या भेजी, इंक्वायरी की, जी मुझे इतना इतना सामान चाहिए, ऐसे ऐसे बैग्स चाहिए, ये प्राइस, ये चीजें हैं। उसके बाद उसकी रिप्लाई में कोटेशंस भेजी जाएंगी, जिसे परफॉर्मा इनवॉइस भी बोलते हैं। तो हमारे एक्सपोर्टर्स ने अमेरिकन इंपोर्टर को कोटेशंस भेजी, जिसमें वो प्राइस, क्वालिटी, ग्रेड, डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग, मोड ऑफ डिलीवरी, पेमेंट की सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अब जिस भी एक्सपोर्टर की टर्म्स एंड कंडीशन, क्वालिटी, जो भी चीजें थी, वो इस अमेरिकन इंपोर्टर को पसंद आ गई, वो उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो मान लेते हैं कि उसने इंडियन एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस कर दिया जो कि बी था। अब यहां पर बी भाई को जो है ऑर्डर मिल गया। अब ऑर्डर जब मिलता है उसे बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, और उसी को दूसरे शब्दों में इंडेंट बोलते हैं। तो जब आपको इंपोर्टर से ऑर्डर मिल गया, दैट इज नोन एज इंडेंट। एकदम माल बनाना शुरू नहीं करना ऑर्डर मिलते ही, क्योंकि आप देखिए आप डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, अगर हम डिफरेंट स्टेट्स में भी रहते हैं तो भी हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो एकदम ऑर्डर मिलते ही जो बी है वो सामान बनाना शुरू नहीं करेगा, पहले बी चेक करेगा इस इंपोर्टर की क्रेडिटवर्थीनेस। तो थर्ड पार्ट होता है असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिटवर्थीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। आप माल बनाना शुरू कर दो, माल भेज दो, बाद में पता चले कि वो तो फ्रॉड बंदा है, आप क्या कर लेंगे, क्योंकि आप इतने
इतने दूर बैठे हैं कि आप कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि बिफोर मेकिंग प्रोडक्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इंपोर्टर है जिसने आपसे माल का ऑर्डर पास करा उसकी क्रेडिटवर्थीनेस चेक करो कि वाकई में वो पेमेंट कर सकता है, इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, और गारंटी लो। और उस गारंटी को लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आप देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अभी जो अमेरिकन बंदा है, इसका बैंक एक गारंटी इशू करेगा जिसमें वो ये गारंटी देगा एक्सपोर्टर को यानी बी को कि एक सर्टेन अमाउंट तक बैंक जो है ऑनर करेगा पेमेंट, अगर ए डिफॉल्ट डालता है तो एक तरीके से बी को एक गारंटी मिल जाती है कि इन केस ए पेमेंट नहीं करता तो ए का जो बैंक है, जिसको बैंकर भी बोलते हैं, वहां पे कोई भी बैंक हो सकता है, वो बैंक ए के बिहाफ पर बी को गारंटी दे रहा है। अब बी को थोड़ी सेफ्टी महसूस हो गई लेटर ऑफ क्रेडिट आने के बाद। अब फोर्थ स्टेप होता है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, जो कि हर एक्सपोर्टर के लिए मस्ट है। इसका भी अपने आप में प्रोसीजर है, 4 स्टेप का प्रोसीजर है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा ऑथोराइज किसी भी बैंक में एक्सपोर्टर को बैंक अकाउंट खुलवाना है और बैंक अकाउंट नंबर लेना है। चलिए, बैंक अकाउंट खुल गया, बैंक अकाउंट नंबर ले लिया, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रिसीव करना है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है, इसको रिसीव करने के लिए एक्सपोर्टर को अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड या फिर कोई भी रीजनल उस एरिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, तो उस अथॉरिटी को आप अप्लाई करो, वो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रोवाइड करेगा। यहां तक इनफ नहीं है, आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास। यहां से आपको मेंबरशिप मिल जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की। तो यहां से रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, राइट। और इसमें रजिस्टर्ड होने का फायदा क्या है? यहां क्यों रजिस्टर्ड हो कोई भी फर्म? जितने भी गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलने हैं, कंसेशंस मिलनी है, सारे बेनिफिट्स उन्हीं फर्म्स को मिलती है जो यहां पर रजिस्टर्ड होगी। तो यहां पर रजिस्टर्ड हर एक्सपोर्ट फर्म होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट फर्म को जो गवर्नमेंट से फायदे चाहिए, जैसे कि टैक्स कंसेशंस या और भी तरीके के कंसेशंस फायदे, वो यहां से रजिस्टर्ड होने के बाद, मेंबरशिप लेने के बाद ही मिलता है। उसके बाद लास्ट और फोर्थ स्टेप होता है रजिस्टरिंग विद द एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। यहां से भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। यहां पे रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा होता है? यहां पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो नॉन पेमेंट का रिस्क होता है इंपोर्टर से, वो कम हो जाता है। यानी यहां पर ये अथॉरिटी ये एश्योरिटी करती है कि जो इंपोर्टर है वो आपकी पेमेंट करे। इसके अलावा अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको माल बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये अथॉरिटीज जो हैं, कमर्शियल बैंक जो हैं, यहां पर आपको असिस्ट करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहां पर जो आपको इजीली, अगर आपके पास यहां से रजिस्ट्रेशन है तो आपको कमर्शियल बैंक इजीली लोन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास जो अमेरिकन बंदा था उसकी इंक्वायरी आई, हमने उसको कोटेशंस भेजी, उसको कोटेशंस पसंद आ गई, यानी हमारी रिप्लाई पसंद आ गई, हमारी डिटेल पसंद आ गई, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं इंडेंट। अब माल बनाने से पहले हमें लेटर ऑफ क्रेडिट लेना है इंपोर्टर से, जिसमें उसका बैंक ये प्रॉमिस करता है, ये गारंटी देता है कि अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं देगा तो सर्टेन अमाउंट तक बैंक देगा। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेना है, जिसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट में एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे आपको गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट मिल जाएंगे। और फिर आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की लोन वगैरह की जरूरत अगर पड़ती है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो यहां से आपको कमर्शियल बैंकों से इजीली मदद मिल जाएगी। चौथा स्टेप होने के बाद, यानी आपने एक्सपोर्ट जो है लाइसेंस ले लिया, इसके बाद आप प्री शिपमेंट फाइनेंस, ये जरूरी नहीं है हर फर्म ले, अगर किसी के पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो प्री शिपमेंट फाइनेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी फर्म को या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को कच्चे माल को खरीदने के लिए, पैकिंग वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोन की जरूरत है, तो सबसे पहले वो लोन प्रोक्यूर करेगी। पहले माल बनाना अगर आप शुरू कर दोगे, बाद में पता चले शिपमेंट के लिए पैसे ही नहीं है ना, शिप पे लोड होता है आपका सामान, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास पैसे नहीं है, माल पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको रिकवर कैसे होगा मनी? तो इसलिए पहले जरूरी है कि फाइनेंस की अरेंजमेंट, तो ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। एक बार आपके पास प्री शिपमेंट फाइनेंस आ गया, तो व्हाट इज प्री शिपमेंट फाइनेंस? इट इज अ फाइनेंस दैट द एक्सपोर्टर नीड फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल। या तो रॉ मटेरियल खरीदना है, या कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए, पैकिंग करने के लिए चाहिए, किसी भी पर्पस के लिए उसको पैसे की जरूरत है माल बनाने से रिलेटेड। उसके बाद जब उसके पास पैसा आ गया, तो या तो वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा या वो प्रोक्यूर करेगा। अगर वो प्रोड्यूसिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, और अगर उसने डायरेक्ट बाय करना है, बाय करके किसी को भेजना है, तो वो प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर करेगी। इसके बाद हमारे पास
इसके बाद हमारे पास 7th स्टेप है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब देखिए गवर्नमेंट ने ना एक एक्ट पास कर रखा है, दैट इज एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट। एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट 1963 में ही ये पास कर दिया गया था, जिसमें आपको इंस्पेक्शन करी जाती है और ये चेक करा जाता है कि आपका जो माल एक्सपोर्ट होने जा रहा है वो एक्सपोर्ट वर्दी है, क्या उसकी क्वालिटी ऐसी है कि कल को हमारी कंट्री की बेइज्जती ना कर दो भाई तुम लोग, है ना। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो आपको मैंडेटरी लेना पड़ता है बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। तो गवर्नमेंट की एजेंसी है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, इस एजेंसी से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट की ये श्योरिटी होती है कि जो माल है उसकी क्वालिटी जो है वो एक्सपोर्ट के पूरे तरीके से लायक है। उसके बाद एक्साइज क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अब एक्साइज क्लियरेंस क्या होती है, जो भी माल आप मैन्युफैक्चर करते हो उसके रॉ मटेरियल पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। अब आपने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी है या नहीं करी है, उसी का एक्साइज क्लियरेंस होता है। तो अगर आपने एक्साइज क्लियरेंस पे कर दिया है तो वो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। कई बार जो गवर्नमेंट होती है जो ये आपने एक्साइज की पेमेंट करी है इसे रिफंड कर देती है, एग्जेम्प्ट कर देती है कि आप पर ये टैक्स नहीं लिया जाएगा या आपसे एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाएगी। तो जब आपको एक्साइज ड्यूटी वापस कर दी जाती है उसे बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, आपको एक्साइज ड्यूटी वापस क्यों करती है? उसका मेन पर्पस ये होता है ताकि आपके देश में एक्सपोर्टर बढ़ें, क्योंकि एक्सपोर्टर बढ़ने से बहुत मल्टीपल बेनिफिट होते हैं देश को, क्योंकि आपके देश को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, सरप्लस गुड्स बिकता है, बहुत सारे बेनिफिट है। तो हर देश की गवर्नमेंट अपने देश में एक्सपोर्टर को बढ़ावा देना चाहती है। तो ये जो एक स्टेप है ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का एक और बहुत अच्छा शब्द है। तो एक्साइज क्लियरेंस अगर आपको मिल गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या मीनिंग है, अगर गवर्नमेंट आपके द्वारा ली गई एक्साइज ड्यूटी को आपको रिफंड कर देती है तो उसे हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। और वो क्यों रिफंड करती है वो भी हमने आपको बताया, ताकि आपके देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। अब आपने एक्साइज क्लियरेंस भी ले ली, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये स्पेसिफाई करता है कि ये गुड्स कहां प्रोड्यूस करे गए थे। अब इसकी जरूरत क्या होती है, इसकी जरूरत जनरली उस अमेरिकन इंपोर्टर को होगी। अब मान लीजिए अमेरिका में कुछ कंट्री से सामान इंपोर्ट करना बैन है, तो जब भी उस कंट्री में सामान आता होगा तो सबसे पहले वहां पर अथॉरिटीज ये चेक करती हैं कि ये सामान किस कंट्री से आया है। तो ये प्रूव करने के लिए कि ये जो माल है ये बैंड कंट्री से नहीं आया, ये प्रूव करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये इंपोर्टर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसकी कंट्री में कुछ या तो कुछ कंट्री से सामान आता है तो खास तौर के एग्जेम्पशन दे देती है गवर्नमेंट, है ना। कुछ खास कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता होता है कि इस कंट्री से सामान आया है तो आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखा दो सर, हम आपके टैक्स में ये बचत दे देंगे। या फिर कंट्री का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसलिए भी शो करना पड़ता है ताकि आपने कहीं सामान बैंड कंट्री से तो नहीं मंगाया। तो 9th स्टेप होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना। उसके बाद जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ जाता है फिर आप शिपिंग स्पेस जो है वो अपना जो है ऑर्डर करते हैं, अप्लाई करते हैं कि अब आपको शिप में स्पेस चाहिए अपना माल लोड करने के लिए, तो रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। उसके बाद आती है बारी पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग की। तो पैकिंग और फॉरवर्डिंग यानी अपना सामान प्रॉपर्ली पैक कर लो, उसके ऊपर अपना इंपोर्टर का नाम, उसका ग्रॉस वेट, नेट वेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब डालकर आप उसे रेलवे में फॉरवर्ड कर दो। वहां से आपको रेलवे से एक रिसिप्ट मिलती है, उसे हम बोलते हैं रेलवे रिसिप्ट, जो ये प्रूव करता है कि आपका माल जो है वो रेलवे ने रिसीव कर लिया है। अब आपने जो सामान है वो रेलवे को दे दिया, रेलवे रिसिप्ट ले ली। उसके बाद इन बिटवीन आप फटाफट गुड्स की क्या करा लेते हो, इंश्योरेंस। और ये शिप में लोड होने से पहले होनी चाहिए आपकी इंश्योरेंस, ठीक है ना, शिप में लोड होने से पहले। अब ये इंश्योरेंस किस बात के लिए होती है, क्योंकि जो सी है देखिए समुद्र में बहुत सारे रिस्क होते हैं, चोरी भी होता है, समुद्र में जो है जहाज डूब भी जाते हैं, तो उस केस में अगर आपके सामान का नुकसान हो गया तो आपको कौन पेमेंट देगा। तो इंश्योरेंस करा लेना बहुत जरूरी होता है। तो इंश्योरेंस आपका नेक्स्ट स्टेप है कि इंश्योरेंस करा लिया गुड्स का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कस्टम क्लियरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम क्लियरेंस। ये भी शिप पे लोड होने से पहले ही आपके पास कस्टम क्लियरेंस मैंडेटरी है। अब कस्टम क्लियरेंस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिपिंग बिल। आपको यानी जो एक्सपोर्टर है उसे क्या तैयार करना है, शिपिंग बिल तैयार करना है, जिसमें वो अपने पास जो एक्सपोर्टर का नाम है, मतलब उस बिल के अंदर एक्सपोर्टर का नाम होगा, एड्रेस होगा, कौन से गुड्स भेजे जा रहे हैं, कौन से वेसल में भेजे जाने हैं, क्योंकि शिप्स बहुत सारी होती हैं। अगर आप पोर्ट पे देखेंगे तो शिप बहुत सारी हैं, आपने कौन सी शिप को बुक किया है, किस पोर्ट से आपका सामान जाएगा और किस कंट्री में आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है।
तो ये जो बिल है, इस बिल की 5 कॉपी कम से कम आपको कस्टम अप्रेजर जो हाउस है वहां पर आपको सबमिट करानी पड़ती है। जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो आपको कार्टिंग ऑर्डर मिल जाता है। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो स्टाफ, कार्टिंग ऑर्डर का मतलब है इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है स्टाफ को कि जो पोर्ट से सामान है कार्गो को अंदर आने दिया जाए और सामान को सही जगह पर सही एरिया में रख दिया जाए। अब जो ये सारा कस्टम क्लियरेंस का और ये सारा जो वर्क है कई बार एक्सपोर्टर खुद नहीं कर पाता, और क्योंकि एक्सपोर्टर खुद नहीं कर पाता तो उससे एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है जो ये सारी एक्टिविटी उसके लिए परफॉर्म करता है। उसे हम बोलते हैं CNF एजेंट। CNF एजेंट मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। CNF एजेंट दैट इज क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, वो सारा काम संभालता है। उसके बाद आपका स्टेप होता है ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट। अब आपका जो सामान है वो जिस शिप में लोड होगा उसमें कैप्टन होगा, कैप्टन को यहाँ पे मेट कहते हैं। जब उसके पास सामान चला जाता है तो कैप्टन अपनी तरफ से वेरिफिकेशन देता है कि ये सामान मेरी शिप पे लोड हो गया, दिस इज माय सिग्नेचर। तो दिस इज व्हाट मेट रिसिप्ट। तो मेट रिसिप्ट इज अ रिसिप्ट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द बोर्ड। यानी जब सामान, कार्गो मतलब सामान जो है वो बोर्ड हो जाता है शिप पर, तो जो कैप्टन है वो सिग्नेचर कर देता है कि मेरी तरफ से ये सामान मेरे शिप पे आ चुका है। तो दैट इज व्हाट माई प्रूफ कि मेरे पास ये सामान आ गया, दैट इज व्हाट मेट रिसिप्ट, राइट। उसके बाद होती है फ्रेट और इंश्योरेंस, जो पेमेंट आपने करनी होती है, जो भी भाड़ा आपने पे करना है शिप का वो, और इंश्योरेंस की जो पेमेंट करनी है, और बिल ऑफ लेडिंग। तो जो आपके पास क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है वो अपनी मेट रिसिप्ट देता है। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग आपको दे दिया जाता है। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? बिल ऑफ लेडिंग इस बात का प्रूफ होता है कि जो शिपिंग कंपनी है उसने आपका सामान एक्सेप्ट कर लिया है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शिपिंग कंपनी के, दैट इज व्हाट बिल ऑफ लेडिंग। अगर शिप से सामान ना जाकर एयर से जाएगा तो एयरवे बिल दिया जाता है, जिसमें एयर कंपनी ये प्रूव कर देती है कि आपका सामान हमारे एयरक्राफ्ट पर है और अब डेस्टिनेशन पर ले जाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिल ऑफ लेडिंग के बाद आपने प्रिपरेशन करनी है इनवॉइस की, और लास्ट स्टेप होता है इनवॉइस, मैंने बिल बनाने के बाद आपके गुड सेंड करने की क्वांटिटी, पेड वगैरह सब कुछ लिख दिया। इसके बाद आपका बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है पेमेंट सिक्योर करना, यानी सिक्योरिंग पेमेंट। सिक्योरिंग पेमेंट, अब आपने इंपोर्टर से पेमेंट रिसीव करनी है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके पास भेजने पड़ते हैं। इनवॉइस भेजेंगे आप, बिल ऑफ लेडिंग भेजेंगे, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस की पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप जो है भेजेंगे ताकि आपको पेमेंट मिल सके। अब इसमें भी 2 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है साइट ड्राफ्ट, एक होता है आपके पास साइट ड्राफ्ट। इसमें आप इंपोर्टर को तभी डॉक्यूमेंट भेजेंगे जब आपको पेमेंट करेगा, यानी पहले भाई पेमेंट दे फिर तेरे को डॉक्यूमेंट देंगे। और दूसरा होता है हमारे पास यूसेंस ड्राफ्ट। इसके अंदर क्या होता है, आप इंपोर्टर को कहते हो कि डॉक्यूमेंट्स हम भेज देंगे, पेमेंट जो है बेशक आप 2-3 महीने बाद, जो भी उनकी आपसी सहमति होती है 2-3 महीने बाद कर दो। तो यहां पे पेमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट बाद में, और यहां पर डॉक्यूमेंट पहले ले ले, सिर्फ साइन कर दे, एक्सेप्टेंस दे दे, साइन कर दे, और 3-4 महीने बाद जो भी अपना है उसके बाद आप पेमेंट जो है रिसीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।